और विदाई समारोह में अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों में श्री प्रमोद जी ज्ञानी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूँगा ताली बजा के श्री प्रमोद जी का स्वागत किया जाए। इसी कड़ी में हमारे बीच में कलाम बुक डिपो से जो है कर्ण उपस्थित है, तो मैं ये चाहूँगा कर्ण का भी हार्दिक स्वागत जो है। हमारे बीच में स्कूल व्याख्याता बैच में गणित विषय का कार्य करवाने वाले मनप्रीत सर हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में ही स्कूल व्याख्याता बैच में रविंद्र सर हिंदी का कार्य करवाते हैं और स्वाध्याय संस्था को मेरे साथ में लगातार कंधे से कंधा जो है मिला के सहयोग देने में अग्रणी भूमिका में रहने वाले केसर जी यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं चाहूँगा कि ताली बजा के केसर जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। किसी भी कार्य करने में हम ये मानते हैं कि माँ सरस्वती का हम आशीर्वाद लेके किसी कार्य को आरंभ करते हैं। मैं इसी कड़ी में से जो है अपने बैच में ही जो विद्यार्थी है महीपाल जी, कुछ मैं शायद नाम विद्यार्थियों को थोड़े जान पाता हूँ, तो एक तो आप आएंगे और मैं चाहूँगा केसर जी भी यहाँ पे आए। और मैं प्रमोद जी, करण जी और अतिथियों से चाहूँगा कि माँ सरस्वती के सामने दीपक प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम में की विधिवत शुरुआत करें। आप भी आएँ, साथ में सहयोग करें इस कार्य में। चाहे एक संख्या हमारी छोटी हो सकती है, हम संख्या में कम हो सकते हैं, पर विवेकानंद जी की कही हुई एक बात मुझे बड़ी याद आ रही है कि उन्होंने कहा कि अगर बदलाव लाना है तो स्पेशली उन्होंने बात महिलाओं पे कही। मैं यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा समाज के कुछ पढ़े लिखे, कुछ जुझारू व्यक्ति, उनकी संख्या अगर मुट्ठी भर भी हो तो हम समाज में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, आप अपने आप में चलते फिरते एक संस्थाएँ हैं। आप जैसे ही यहाँ से जो शिक्षाएं, जो मूल्य ग्रहण करके आप समाज के कोने कोने में जाएंगे, आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पदों पे कार्य करेंगे, जब आप पूरे एक शहर में एक शैक्षणिक संस्था का नेतृत्व कर रहे होंगे, एक महाविद्यालय में आप कार्य कर रहे होंगे, तो आपके कर्म से जो है दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से आने वाले विद्यार्थी खूब लाभान्वित आपसे होंगे। आप उनको नैतिक मूल्य जो है वो सिखाएंगे, शिक्षा का सही स्वरूप उनको सिखाएंगे। वर्तमान में इस पूंजीकरण के दौर में, आधुनिकरण के दौर में, उपभोक्तावादी दौर में शिक्षा के मूल्य जो है वो घटते जा रहे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उस कड़ी में, उस सही रास्ते में, सही दिशा में उन चीज़ों को लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मुझे मानता ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़ के बारंबार हम ये विनती करते हैं कि जिस निमित्त हम सूरतगढ़ शहर में आए हैं, जो हम सोच के आए हैं सूरतगढ़ शहर में, वो चीज़ें हम यहाँ से सफलता प्राप्त करें और अपने माता पिता, अपने परिवार, समाज, कुनबे का जो है वो नाम रोशन करें हम। ऐसे ही मैं उम्मीद आप सभी से करता हूँ। वंदन, नमन और माँ सरस्वती से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस उद्देश्य में सफल करें। महीपाल जी से मैं चाहूँगा कि आप अगर की लाइन में आके बैठें, और निधि से भी चाहूँगा कि एक बार बैठिए। ये आप भी आगे वाली लाइन में। रिधि, मैं इसी बात से एक परिचय करवाना चाहूँगा कि बैच छोटा रहे, बड़ा रहे, वो इतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि वहाँ काम करने वाले विद्यार्थियों में कितनी लगन थी और कितनी नियमितता के साथ में उन्होंने काम किया। और अपने इसी बैच में एक मैं संयोग कहूँगा या कुछ इस प्रकार का कि मेरे पास में ये फाइल मेरे पास में है। इस फाइल के अंदर लगभग 95 जो है वो इनरोलमेंट रहे। ज़्यादातर बच्चे इतिहास विषय के थे, क्योंकि स्वाध्याय का जब भी राजस्थान में कहीं नाम आता है तो ये माना जाता है कि यहाँ सिर्फ स्कूल व्याख्याता इतिहास या इतिहास विषय कॉलेज व्याख्याता के लिए तैयारी करवाई जाती है। प्रवेश में पहला फॉर्म जिनका लगा है उनका नाम है रिद्धि बेनीवाल। तो एक ये भी अच्छी बात है कि रिद्धि भी आज यहाँ पे उपस्थित है। और अंतिम फॉर्म जिनका लगा हुआ है इसमें वो है महीपाल जी। तो महीपाल जी भी यहाँ उपस्थित है। तो मैं बोलूँगा ये कोई दैवीय संयोग ही हो सकता है। बीच की संख्या चाहे हमारे पास में कम हो, पर ये कहेंगे ना कि कोई भी एक ट्रेन है वो तब सेफ है जब उसमें आगे की पंक्ति का उसका डिब्बा और अंतिम वाला जो डिब्बा अगर लगा हुआ है तो वो ट्रेन अपने आप में सुरक्षित है और वो सही गंतव्य पे पहुंच जाएगी। और यही मैं मानता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हम घरों से निकले उसमें हम 100% सफल होंगे। मैं पुनः मेरी उसी बात पे आऊँगा
और आपसे वही बात साझा करना चाहूँगा, जीवन में आपके लिए भी पूरा का पूरा जो आसमान खुला पड़ा है, जहाँ आप पंख फैला के उड़ सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं। मेरी बात से एक बात को जोड़ना चाहूँगा। मैंने जब बात स्टार्ट की तो मैंने ये कहा कि हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। चुनौतीपूर्ण कार्य किस प्रकार से था? किसी भी कार्य को करने में, आज कोई कोचिंग संस्थान कार्य करेगा, कोई बैच चलाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में पहली जो बात आती है वो अर्थ की आती है। और मैं कोई हमारे संस्थान की बड़ाई नहीं कर रहा, इस बैच को चलाने के पीछे हमारा कतई उद्देश्य अर्थ नहीं था। हम खुद को एक प्राउड फील कर रहे थे कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बैच हम रन करेंगे, चलाएंगे और ये मैसेज राजस्थान में कहीं जाता है, तो हम खुद इस बात से गौरवान्वित होंगे कि हमारी संस्था में ऐसे विद्वान जो है व्यक्तित्व या ऐसे हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे जो हैं इतने ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी हमारे पास में आ रहे हैं। हम पे पूरे राजस्थान भर में अगर 20 विद्यार्थी में विश्वास जता रहे हैं, तो धीरे धीरे ये 20 की संख्या 200 में और 2000 में पहुंचते या 20,000 में पहुंचते ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि काउंटिंग एक से ही स्टार्ट होती है। तो इसी विश्वास के साथ में हमारी टीम ने ये कार्य किया। हमारे लिए मुश्किल था, पर ये कहें कि अगर आपका उद्देश्य अगर बड़ा ही अच्छा हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आएगी। और माँ सरस्वती का हम पे ऐसा एक आशीर्वाद रहा कि हमने लगभग 3 बैचेज जो है वो 3rd पेपर के कंप्लीट करवाए, और स्कूल व्याख्याता का तो बराबर काम चल ही रहा था, वो काम भी हमने प्रभावित नहीं होने दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 हमने यूनिट टेस्ट करवाए, जिनमें लगभग 50 की प्रश्नों की संख्या थी। बाद में बढ़ा के उसको 100 से 125 से भी हमने पहुंचा दी। और लगभग बीच में मेजर पेपर जो करवाए उनको तो मैंने काउंटिंग में भी नहीं लिया। अंत में जो आपके 15 मेजर पेपर हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक शेड्यूल बना के जो करवाए हैं, वो भी आज हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। 17 तारीख को आपकी परीक्षाएं हैं, जिसके लिए मैं इसी मंच से, इसी स्थान से, माँ सरस्वती के से मंदिर से आपको ढेरों आशीर्वाद देना चाहूँगा कि माँ सरस्वती आपको इस उद्देश्य में सफल करें। संस्था की तरफ से आज के कार्यक्रम में कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आगे आपसे साझा करना चाहूँगा। उससे पहले एक बार जो है मैं संक्षिप्त पाठ्यक्रम रणनीति या अंतिम के इन 10 दिन में हम या 7 दिन के समय में हम क्या काम करें, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की है। हो सकता है आपको इस मार्ग में वो सफलता प्रदान करे, आपके लिए सार्थक सिद्ध हो। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट जो है सिलेबस मेरे पास में है, पूरा का पूरा सिलेबस जो स्वाध्याय के द्वारा निकाला हुआ पूरा सिलेबस मेरे हाथ में है। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप इन्हीं चीज़ों पे काम कर लें, ये चीज़ें आप हूबहू उतार लें, पर आप मेरी कही बात पे थोड़ी सी आप गौर करेंगे, उसके अनुसार आपने काम करना है। इन 7 दिन में आपने क्या करना है, आप कोई किताब लेके नहीं बैठेंगे। इन 7 दिन में अगर आपके हाथ में अगर 24 घंटे कोई चीज़ रहे तो वो रहना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास का पाठ्यक्रम आपके हाथ में होना चाहिए। एक एक लाइन को उसको देखते रहें और देखते रहें। जैसे कि दीवार में कोई ईंट अगर टेढ़ी लगी है, कोई ईंट कमज़ोर है, तो उस पर ही हमने नज़र लगाना है। कि आप ये मान लें कि जैसे इस दीवार को मैं देख रहा हूँ, तो ये दीवार मान लो बनी हुई है, तो आपने नज़र ये डालनी है कि इस दीवार में लगी हुई असंख्य ईंटों में से वह ईंट कौन सी है जो आपको लगता है कि ये ईंट कमज़ोर है, सिर्फ उसी ईंट को निकाल के वहाँ हमने मजबूत ईंट जो है वो रखनी है। एक नज़र में मैं कहूँ कि आपके 2 पेपर होने हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। एक तो इतिहास दर्शन वाले कार्य को आप, जैसे आज हमने मेजर पेपर लिए है तो उससे पहले आपने समय की तो उसको रिवाइज कर लिए। अब मैं फिर चाहूँगा कि एक बार परीक्षा से पहले समय निकाल के 10 घंटे समय देके आप एक टक बैठ के पुनः एक बार इतिहास दर्शन वाला खंड जो है वो पढ़ दें। मैं ये नहीं कहूँगा इससे आप बहुत से आंकड़े आप याद कर लेंगे, परंतु आपका मनोबल जिस लेवल का बढ़ेगा ना, वो मान के चलें, आप में वो कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि परीक्षा से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपने इतिहास दर्शन का पार्ट जो है वो पढ़ दिए। अब वो एक एक बिंदु जिनको मैंने हाईलाइट किए, मैं उन पे बात करना चाहूँगा। जैसे भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज एक टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बड़ा एक आज के समय में अपने में देखूँ मल्टीमीडिया का बड़ा रोल है, मोबाइल फ़ोन का बड़ा रोल है। आप इसको ऐसे हाथ में रखेंगे, ऐसे पाठ्यक्रम रखेंगे और जैसे गूगल पे जाके वॉइस कमांड में ऐसे बोलेंगे कि भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक सोर्स, तो ये कहीं भी बैठे, आप पार्क में बैठे बैठे भी ये कार्य कर सकते हैं, कहीं टहलते हुए भी ये कार्य कर सकते हैं, बस में बैठे बैठे भी ये कार्य कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय आपका खराब नहीं होगा और भारी भरकम आपने किताबें भी आपके हाथ में नहीं होगी। उसके अलावा एक टॉपिक है सैंधव काल में शिल्प जो है, सैंधव काल में शिल्प जो है, तो इस वाले टॉपिक को एक बार आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे। इसी के साथ में एक टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं,
सिकंदर के भारत में आक्रमण के प्रभाव जो है, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। मौर्य काल में मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो मात्र मौर्य काल में प्रशासन को मैंने हाईलाइट किया है। गुप्तोत्तर काल में मैंने हाईलाइट जिस चीज़ को किए है वो गुप्तोत्तर काल की वाणिज्य और बैंकिंग और मुद्रा, इस टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया है। मध्यकाल में सिर्फ मध्यकालीन इतिहास को जानने के सोर्सेज जो है उसको हाईलाइट किए हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय राजवंशों में उनका सांस्कृतिक योगदान जो है वो मैंने हाईलाइट किया है। क्षेत्रीय राजवंशों का सांस्कृतिक योगदान, उस पर आप ध्यान दें। सल्तनत काल में महिलाओं की दशा स्थिति, ये टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं। और उसी के साथ में इस कालखंड में प्रांतीय राज्यों में संगीत और चित्रकला का जो विकास है उस पर मैंने हाईलाइट किए हैं। मुगल काल में आप देखेंगे तो प्रशासनिक प्रणाली और जागीरदारी व्यवस्था पे आप काम करें। मुगल काल में आप वाणिज्य बैंकिंग पे आप काम करें। इतिहास दर्शन का पूरा खंड मैंने आपको बताया है। आधुनिक काल में आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आप उसमें से एक टॉपिक मैंने हाईलाइट किए है, ब्रिटिश काल में धन निष्कासन और उसके प्रभाव जो है। भारत में शुरुआती संवैधानिक ढांचा जो है, जो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम जो है। ब्रिटिश काल में प्रेस का उदय, विज्ञान की प्रगति जो है। और इसी के साथ में सामाजिक सुधार मूवमेंट में मैंने हाईलाइट जो किए है वो किए है यंग बंगाल आंदोलन और महाराष्ट्र का सामाजिक सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और इस्लामी पुनर्जागरण जो है। इसी के साथ में छोटे छोटे कुछ आंदोलन है जिसमें रंगपुर धिंग आंदोलन एक है, मालाबार मोपला आंदोलन है, अल्लुगान विद्रोह है। भारतीय राष्ट्रवाद में बंगाल विभाजन 1905, बंगाल का स्वदेशी आंदोलन जो है, रोलेक्ट एक्ट जो है, खिलाफत आंदोलन जो है, क्रिप्स है, वेवल है, कैबिनेट है। इसी के साथ में एक चीज़ है नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, उस पर आप देखें थोड़ा सा। कांग्रेस के साथ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको आप पढ़ें। और राजस्थान में विश्व इतिहास में कोई चीज़ पे आप काम करना चाहेंगे तो जिसमें मैंने 3 ही टॉपिक हाईलाइट किए हैं, एक महामंदी, एक गुटनिरपेक्षता, सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध जो है। राजस्थान में कौन से टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं, उनमें है सामंतीय व्यवस्था, कंपनी की सर्वोच्चता और राजस्थान का आर्थिक जीवन 1818 से लेकर 1948 तक का जीवन जो है। और एक चीज़ मैंने अंतिम हाईलाइट की है, ऐतिहासिक काल का जो है साहित्य। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं कहूँगा 5-5 लाइन में ही पूरे हो सकते हैं। तो एक बार मैं ये नहीं कहता जो मैंने कहे हैं वो ही आप पढ़ें। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को जो है वो एक अंडरलाइन ले लें, अगले 7 दिन पे मनोयोग से उस पर कार्य करें। 7वें दिन तो शायद एग्जाम है, तो मेरे ख्याल से बीच में आपके पास में सिर्फ 6 ही दिन रह रहे हैं। तो आप विद्यार्थियों में से मैं जो है किसी से ये जो है मंच साझा करना चाहूँगा, आप में से कोई विद्यार्थी अगर यहाँ आना चाहिए और अपने मनोभाव अगर प्रकट करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो हमें बता के जाए। हम भी ये मानते हैं कि ये मान के चलें कोई भी चीज़ें पूर्ण नहीं हो सकती, वो हमेशा उनमें सुधार की जो संभावनाएं रहती है। हम भी मानते हैं कि लगातार अगर हम सुधार करते रहेंगे तो हम बने रहेंगे। अगर हमने नई हवा, ताज़ी हवा आने वाली खिड़की बंद कर दिए तो जल्दी हमें ठहराव आ जाएगा। ठहरा हुआ पानी भी जो अपने आप में खराब हो जाता है। तो कोई भी विद्यार्थी आप में से जो अगर ये है मंच पे 2 अपनी बातें, यहाँ के अनुभव, अगर स्वाध्याय टीम की बातें, वो कड़वी भी हो सकती है, हम वो कड़वी बातें सुनने को भी तैयार हैं। और मैं ये मानता हूँ समाज में वही सफल है जो खुद के बारे में कुछ सुधारात्मक बातें सुनने की हिम्मत रखता हो। देखो एक बार धक्का जरूर लगता है पर आप डटे रहें, सुने जरूर। वो हो सकता है आप कहें तो एक बार मैं भी झल्ला जाऊँ कि ऐसे कैसे कह दिया, पर हाँ वो एक कड़वी दवा के रूप में हमारे, उसको हम गटकेंगे तो स्वास्थ्य लाभ हमें रहेगा। अन्यथा जल्दी वो समय ऐसा है कि लोग स्थान बनाते हैं और स्थान से हट भी जाते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी आप में से, महिपाल जी को मैं बुलाऊंगा कि आप आएँ और अपने उद्गार जो हैं, ऐसी बातें जो है वो साझा करें। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्वाध्याय पूरी टीम का, जो कम समय में इतना सारा मैटर करवाया। और भावी एपी जो भी आप सेलेक्ट होने वाले हो, मैं भी यहाँ 4 महीने पहले आया था। 2 महीने किसी लाइब्रेरी का मुझे बताया नहीं कि इस तरह यहाँ टेस्ट सीरीज होती है। अंतिम रोज से जब मैंने पास में लाइब्रेरी ज्वाइन की तो केसरी सर ने बताया कि इस तरह यहाँ चीज़ें पढ़ाई जाती है, आप ज्वाइन तो कीजिए। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं 12 साल से भी गवर्नमेंट सर्वेंट में भी हूँ, 2012 भर्ती से प्राइमरी टीचर भी हूँ। मुझे लगा क्या है, मैं अपने आप कर लूँगा सारी चीज़ें।
लेकिन जब यहाँ आया सर से बात की तो सर ने बताया कि तैयारी तो सभी कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी बातें जो कॉमन जीके चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने सर के कहने से यहाँ ज्वाइन कर ली। सर ने पूरा मेरा शेड्यूल बताया कि इस तरह तैयार करना है और ये अपना है कोचिंग रहेगा। सही बताऊँ मैंने आर्य भी पहले कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन इस शेड्यूल के साथ मैं ढलता गया और सारी टारगेट देते रहे और टारगेट पढ़ता रहा। काफ़ी दिन तो ऐसे भी थे दिन में भोजन करने भी नहीं गया, मैं टारगेट पूरा नहीं हुआ, और शायद आपका भी किसी टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा क्यों टारगेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे करते रहे और धीरे धीरे यहाँ टेस्ट दिए, सारा कॉन्फिडेंस भी आया। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं आगे जो तैयारी उनके लिए एक ही बात है कि ये जो सीरीज़ है ये बेहतर है। और मैंने वो व्याख्याता वाले वो भी टेस्ट दिया, उन सर ने उनमें भी अलाउ कर दिया था, ये भी सर की बड़ी बात है, वो भी देता रहा। तो ये सारे प्रश्न तो मतलब 60-65-70% वही है, सारे रिपीट हो जाते हैं और मेरिट वही निर्धारित करते हैं जो पुराने प्रश्न आते हैं। नए प्रश्न तो सबके लिए वो नए होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो मतलब इजी प्रश्न है वो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसी जो टीम है स्वाध्याय वही काम करे, कम से कम जो रिपीटेड प्रश्न है या जो ऑथेंटिक हर बार जगह फिक्स है, जैसे सिंधु सभ्यता है वहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। और ये मेरिट वाले प्रश्न यही होते हैं, भारी प्रश्न हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सर वगैरह टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, सुरेंद्र जी वगैरह है, पूरी इनकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और पछतावा भी है कि मैंने लेट ज्वाइन किया, अगर 4 महीने पहले करता तो 2-3 बार मेरा रिवीजन हो जाता। लेकिन जो भी है 22 मार्च से शुरू किया था, बढ़िया हो गया, सुपर हो गया, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है और थर्ड पेपर भी अच्छा हो रहा, 33-34 नंबर आ रहे हैं, 101 नंबर और चाहिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी सर का आशीर्वाद है ही। मुझे बहुत अच्छा लगा, जयपुर में भी कोचिंग की, दिल्ली में भी की, लेकिन ये जो टेस्ट वाला ये मुझे स्वाध्याय का बहुत बढ़िया लगा, मतलब सफल हो गए यहाँ आने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई, मतलब हर चीज़ टू दी पॉइंट। और टारगेट भी 15 घंटे के लेकर आया था और कंटिन्यू 4 महीने से वो पूरा कर रहा हूँ। बाकी ईश्वर की मर्जी और सर का आशीर्वाद है, क्या होता है। धन्यवाद। मैंने आप विद्यार्थियों से पहले भी बात की थी कि देखिए मानवीय संसाधन के साथ साथ में भौतिक संसाधनों में भी हम जो है पिछड़े हुए हैं। सिर्फ स्वाध्याय को रन करने के पीछे हमारा जो भी प्रयोजन है मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के और भी विद्यार्थी जानेंगे। जब हमने एक विद्यार्थी से इसकी शुरुआत की 11 नवंबर 2020 में, तो कभी रियल में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कभी जाके इतनी बड़ी संख्या, इतने विद्यार्थी, कभी स्वाध्याय जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी चलाएगा। पर वही बात है कि आप धुंध में नेक उद्देश्य से एक कदम कदम आप बढ़ाते रहें, मान के चलें कि आप एक अच्छे लक्ष्य पे ज़रूर पहुंचेंगे। मैंने पहले भी आपसे बात साझा की थी कि इस बैच को चलाने के पीछे हमारा कोई भी आर्थिक उद्देश्य नहीं था, क्योंकि कोई भी संस्था बैच अगर प्रारंभ करती है तो वो ये सोचती है कि यहाँ से हमें आर्थिक संसाधन कितने मिल जाएंगे, कितनी अर्निंग हो जाएगी। देखो मानना भी सही है, क्योंकि जब कोई संस्थाएं खुली इस उद्देश्य से है और 10-20 लोग उसमें काम करने वाले हैं तो वो भी सोचें। पर हमने कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बैच को लेके ये चीज़ें हमारे मन में कभी आई भी नहीं। एक विद्यार्थी भी पेपर देने आया है तो भी कई बार ऐसा रहा है कि जैसे निधि थर्ड पेपर में आया करती थी, 2 या 1 विद्यार्थी रहते थे। और मैं एक बात बड़े इनको विश्वास के साथ में मैं कहता था कि एक रोल नंबर पे आपका जो है वो प्रवेश है और आप अकेले योद्धा के रूप में बैच में हमेशा डटे रहते हैं। मनीषा भी रेगुलर आने वाले विद्यार्थियों में से हैं कि लगातार जो है वो आते रहे हैं। हड़वंजी हमारे बीच में है कि अभी जो है वर्तमान में ये स्कूल व्याख्याता इतिहास पद पर कार्यरत हैं और हमारे बीच में हड़वंजी जो है वो उपस्थित हैं। और मैं ये मानता हूँ हर विद्यार्थी को देखो रुकना नहीं चाहिए, जितनी चीज़ें आपको मिल गई उतनी अच्छी बात है। महीपाल जी अपने पास में है, 2012 से मान लो कि सेवाओं में है, राजकीय सेवाओं में, फिर भी उत्साह बना हुआ है कि नहीं और करते हैं। तो ईश्वर ने हमें मानवीय जीवन इसीलिए दिए कि हम अंतिम दिन तक जो है इस सृष्टि में हमारा योगदान वो देते रहें। हम रुके नहीं कि ठीक है मुझे स्कूल व्याख्याता की नौकरी मिल गई, कि मुझे तृतीय श्रेणी की मिल गई, द्वितीय श्रेणी की मिल गई, मैं ठहर जाऊँ, रुक जाऊँ। नियमित कार्य करें, ये समाज आपको बहुत ही ऊंचाइयाँ, बहुत ही आदर सत्कार जो है वो बख्शेगा। मैं ये चाहूँगा कि अब आज के अतिथि उपस्थित है तो मैं ये चाहूँगा कि एक एक विद्यार्थी जो आएँ और हमारी संस्था के द्वारा जो है आज के अतिथियों के द्वारा आपको स्कूल, अभी आप कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से एक अस्त्र कहूँ या शस्त्र कहूँ वो हम आपको भेंट कर रहे हैं, जिससे आप युद्ध में फतेह हासिल करें। तो मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले जो है पहली पंक्ति में ही
रोल नंबर प्रथम वाले विद्यार्थी हैं जो निधि, जो सबसे पहले आप ही आए, मंच पे आए। प्रमोद जी लगो। यही जो स्तर है इसी विजय लिए अब तो में अपने इस कार्यक्रम को जो समापन अपने कर लेंगे। आगे की ओर आए। ऐसे अचानक से आज ऐसा मन में आया, पहले से ऐसा कोई प्रायोजित नहीं था कि हम इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के अंदर जो है रविवार को स्कूल व्याख्याता के मेजर पेपर भी हो रहे हैं, तो उस काम में हम उलझे हुए थे। और आपका ये रिसर्च वाला भी पेपर हम लोगों ने तैयार किया। एक मैं आपको कहूँगा कि आपके कोई भी जानकार जो है, इस पेपर को हमने जो है स्वाध्याय सूत्र एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में डलवा दिया है। आपके कोई भी जानने वाले हैं तो मैं थोड़ी देर में इसका लिंक जो है वो शेयर करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप उन्हें भेजिए और आप उन्हें ये कहिए कि एक आप उनको एक मैसेज जो है, या मैं ये कहूँ कि शुभकामनाएं परीक्षा से पहले अगर आपने विशेष आपको भेजनी है तो आप उनको ये पेपर भेजिए, उन्हें भेजिए कि ये पेपर कीजिए। पर उन्हें ये भी कहना कि आप ये मत सोचो कि इसमें 30% सही हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। एक आत्मविश्वास जो उनमें आएगा ना कहीं वो बहुत शानदार रहेगा। जो चीज़ें मैंने पहले आपसे शेयर की कि आप अपने हाथ में पाठ्यक्रम को रखेंगे, एक एक चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए इन 6 दिन में आप चीज़ों को पढ़ेंगे। संस्था के द्वारा आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की हुई है, वो प्रसाद आप लेंगे। और मैं चाहूँगा भी इस कार्य में सहयोग जो है वो कौन करें, बेटियों में मनीषा आप ये कार्य करो और पहले प्रसाद जो है माँ सरस्वती के सामने भोग लगा दें और सभी को जो वो वितरित कर दें। निधि आप भी सहयोग करो इस कार्य में, ठीक है। तो प्रसाद वितरण का ये कार्य हो जाए। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो सेवाओं में चयनित हैं वो तो इस कार्य को आपने भी निरंतर आगे जारी रखना है, पर जो किसी कारण से वर्तमान में सेवा में नहीं है उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि तत्काल आपके लिए मैंने एक बैच जो है वो स्टार्ट किया है 20 मई से। आप उस बैच में तत्काल प्रवेश लेंगे और काम स्टार्ट कर देंगे। आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि स्कूल व्याख्याता का नया बैच जो है रनिंग वाला पूरा कब होगा। तो आप इस बैच में ये स्पेशली वैसे मैंने स्टार्ट तो किया है, जो राजकीय सेवाओं में अध्यापक पद पे कार्यरत हैं या प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत हैं या ऐसे जो इस गृह अवकाश में कार्य कर पाएंगे उन्हीं के लिए बैच है। तो आप इन 45 दिन में जो है वो एकाग्र होके आप कार्य करें और 20 तारीख से नियमित वापस पुनः जो है, अगर आप सेवा में वर्तमान में नहीं हैं तो इस बैच में आप जुट जाएंगे। पुनः एक बार इस मंच से आप सभी के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप अपने लक्ष्य में सफल हों।